मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस को हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। अब उससे रिलेटेड हम लोग नीट के क्वेश्चंस को देखेंगे, किस तरह का क्वेश्चंस आया है, और जितना आप अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा कॉन्सेप्ट्स आपका उतना ही क्लियर होगा। तो सबसे पहले हम लोगों को क्वेश्चंस अच्छे ढंग से समझना है और उसके बाद उसके आंसर्स को देना है। तो यहां पर हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कशन कर रहे हैं, आप यहां पर देखते चलिएगा। सबसे पहले कह रहा है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2। यहां पर दो स्टेटमेंट दिया गया है। कह रहा है पहला स्टेटमेंट है इन प्रोकैरियोट्स द पॉजिटिवली चार्ज डीएनए इज हेल्ड विथ सम निगेटिवली चार्ज प्रोटीन इन अ रीजन कॉल्ड न्यूक्लियोइड। पहला स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 2 इन यूकैरियोट्स द निगेटिवली चार्ज डीएनए इज रैप्ड अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर टू फॉर्म न्यूक्लियोसोम इन द लाइट ऑफ द एबव स्टेटमेंट। अब इस दोनों स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद हमको इसके ऑप्शन की ओर जाना है। कह रहा है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। पहला है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। दूसरा है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स। तीसरा है स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। और डी है स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। तो स्टेटमेंट आप पहले जो देखे हैं क्या कह रहा है, इन प्रोकैरियोट द पॉजिटिवली चार्ज डीएनए, डीएनए पॉजिटिव चार्ज नहीं होता, क्या होता है, निगेटिव चार्ज। इसका मतलब स्टेटमेंट 1 है वो गलत है। और दूसरा कह रहा है यहां पर इन यूकैरियोट्स द निगेटिवली चार्ज डीएनए रैप अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर टू फॉर्म न्यूक्लियोसोम। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। इसका मतलब इसमें से अगर हमको चूज करना होगा तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो क्या जाएगा आंसर, डी जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका डी करेक्ट आंसर है। किसी को कोई दिक्कत है क्या समझने में? नहीं ना, पूरा क्लियर है। अब जो है हम लोग आगे की ओर चलेंगे और आगे के पॉइंट्स को देखेंगे। यहां पर कह रहा है दूसरा क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें से हम लोगों को चूज करना है करेक्ट स्टेटमेंट का सेट। तो पहला स्टेटमेंट है यू क्रोमैटिन इज लूजली पैक्ड क्रोमैटिन। बिल्कुल सही है, समझ में आया। यू क्रोमैटिन लूजली पैक्ड क्रोमैटिन है, पहला स्टेटमेंट पहला सही है। दूसरा कह रहा है हेट्रोक्रोमैटिन इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, गलत स्टेटमेंट। यू क्रोमैटिन ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है, हेट्रोक्रोमैटिन नहीं होता। तो अभी हमको ट्रू स्टेटमेंट का सेट तैयार करना है। तो अभी पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। तीसरा हिस्टोन ऑक्टामर इज रैप्ड बाय निगेटिवली चार्ज डीएनए इन न्यूक्लियोसोम, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो फर्स्ट थर्ड करेक्ट है। फोर्थ में कह रहा है हिस्टोन आर रिच इन लाइसिन एंड आर्जिनिन, ये भी स्टेटमेंट सही है। और फिफ्थ में कह रहा है ए टिपिकल न्यूक्लियोसोम कंटेन 400 बेस पेयर ऑफ डीएनए हेलिक्स। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? 400 बेस पेयर नहीं, 200 बेस पेयर होता। तो आंसर अगर हम सेट तैयार करेंगे तो फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ। तो फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ किस ऑप्शन में है? आप देखिए फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ। और करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, बोलिए? ए इसका करेक्ट आंसर होगा। कोई दिक्कत है किसी को समझने में, किसी तरह की परेशानी है समझने में? तो इसका है हम लोग लिख दिए हैं जो फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद हम लोग आगे की ओर चलेंगे और आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे। क्या कह रहा है इफ द लेंथ ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल इज 1.1 मीटर, what will be the approximate number of base pair? मतलब बेस पेयर हमसे पूछ रहा है कितना होगा। तो आप इससे कैलकुलेट भी कर सकते हैं, है ना, लेंथ निकालने के लिए, है कि नहीं। टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन दी बेस पेयर, ये करते थे, है कि नहीं। हमको यहां पर क्या निकालना है? हमको यहां पर निकालना है आपको
क्या लेंथ दिया हुआ है और अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ बेस पेयर निकालना। एनसीईआरटी का अगर आप लाइन देखिएगा तो वहां पे लिखा हुआ है डीएनए का लेंथ 2.2 मीटर है और उसमें टोटल बेस 6.6 इंटू 10⁹ है। आप चाहे तो कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन जब हमको आंसर इजीली आ रहा है तो हम कैलकुलेशंस में क्यों जाएंगे। तो यहां क्या किया, लेंथ को हाफ कर दिया, 1.1 मीटर कर दिया। तो 1.1 मीटर कर दिया है तो इसको हम हाफ कर दें, करें कि नहीं करें बेस पेयर को। तो 6.6 इंटू 10⁹/2 तो क्या होगा 3.3 इंटू 10⁹9। दिस इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत है समझने में, किसी तरह की परेशानी है समझने में? नहीं ना, बोलिए है। तो हम लोग आगे की ओर चले कि नहीं चले, बोलिए। तो यहां पर फोर्थ क्वेश्चंस की ओर हम लोग चलेंगे और फोर्थ क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से देखिए, है ना, और आंसर देने का ट्राई कीजिए। यहां पर जब क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं तो थोड़े कंसंट्रेशन से इधर देखिए। तो सबसे पहले हम लोगों को फोर्थ नंबर का क्वेश्चंस इसमें कह रहा है मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट सेकंड, है कि नहीं, और ऑप्शन इसका नीचे गया हुआ। तो मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट सेकंड, सबसे पहले बैक्टीरियोफाज 174, है कि नहीं, इसमें न्यूक्लियोटाइड कितना होता है 5386। उसके बाद बैक्टीरियोफाज लेमडा 48502 बेस पेयर होता, ठीक है ना। ई कोलाई में 4.6 इंटू 10⁶ बेस पेयर होता है और हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए में 3.3 इंटू 10⁹9 बेस पेयर होता, ठीक है ना। तो देखिए इस तरह से आपको जब मिलाने के लिए आए तो सबसे पहले आप क्या होगा, ए का क्या हुआ सेकेंड, ए का सेकेंड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ और डी का थर्ड, ठीक है। तो इसमें जो होगा ऑप्शन में वो इसका सही होगा। तो चलिए क्या है, ए का क्या हुआ था, हाँ ए का 2 हुआ था, बी का फर्स्ट हुआ था। तो इसका आंसर क्या जाएगा, बोलिए डी जाएगा। क्या जाएगा, डी। क्या जाएगा, डी। कोई दिक्कत है समझने में, किसी को कोई परेशानी है क्या समझने में, बोलते रहिए, है कि नहीं। फिर आगे हम लोग चलेंगे, आगे का क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हर साल नीट में इस तरह का क्वेश्चन एक पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है सुनिए, इफ ए एंड सी मेक्स 30% एंड 20% ऑफ डीएनए, मतलब ए कितना है, बोलिए ए है 30%, ए है 30% एंड सी है 20% ऑफ डीएनए रिस्पेक्टिवली, व्हाट विल बी द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ टी एंड जी। तो ए हमेशा टी के साथ बाइंड करता है, तो टी कितना हो जाएगा, बोलिए 30% और जी कितना हो जाएगा 20%। तो देखिए इसमें किसमें दिया, टी 30 एंड जी 20। कोई दिक्कत है समझने में, है कि नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री है। तो हम लोग इसको देख चुके हैं। कहीं पर कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। इस सब क्वेश्चंस में कहीं कुछ है ही नहीं, इसीलिए हम आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। अब कहां चलेंगे, बोलिए, है ना। अब फिर उसी टाइप का एक क्वेश्चन है और इसी टाइप के क्वेश्चंस को फिर हम लोग एक बार सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है, इफ, आप आंसर दीजिएगा, आप इफ एडेनिन मेक्स 30% ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल, what will be the percentage of थाइमिन, गुआनिन एंड साइटोसिन। तो एडेनिन कितना है, बोलिए 30, कितना है बोलिए 30%। तो टी भी कितना होगा 30%, ए ऑलवेज बाइंड विथ टी। जी अब बच गया कितना 20% और सी 20%। तो क्या हुआ इसमें आंसर, देख लीजिए, है कि नहीं। टी कितना 30, जी कितना और सी कितना। तो आंसर आया कि नहीं आया, अरे आया ना। तो किसी को कोई दिक्कत है क्या, किसी तरह की परेशानी है क्या। तो एक देखिए, ए हमेशा टी के साथ बाइंड करता है, तो परसेंटेज ए का दिया हुआ है, टी का पता चल गया। अब बचा हुआ क्या हो जाएगा, जी और सी, तो आधा आधा जी और सी। कोई दिक्कत है समझने में क्या, किसी को किसी तरह की परेशानी है, आप इसमें क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए हम लोग 7 नंबर के क्वेश्चंस की ओर चलेंगे और 7 नंबर के क्वेश्चंस को देखेंगे,
है कि नहीं? तो यहां पर क्या कह रहा है, सबसे पहले हम लोग विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हिस्टोन इज रॉन्ग, हिस्टोन के बारे में इसमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है? पहला स्टेटमेंट है हिस्टोन कैरी पॉजिटिव चार्ज इन द साइड चेन। कोई दिक्कत है? हिस्टोन पर कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव, और डीएनए पर निगेटिव। दूसरा कह रहा है हिस्टोन आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म ए यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल्स, ऑक्टामर बनाया था ना, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। द पीएच ऑफ हिस्टोन इज स्लाइटली एसिडिक, स्लाइटली एसिडिक बोल रहा है। और डी कह रहा है स्टोन आर रिच इन अमीनो एसिड लाइसिन एंड आर्जिनिन, है कि नहीं? तो ये जो है हिस्टोन का पीएच क्या होगा, एसिडिक की बेसिक? बेसिक, है कि नहीं? तो आंसर क्या जाएगा इसका? तो इसमें से पूछ क्या रहा था, है ना, रॉन्ग। तो रॉन्ग इसमें से कौन है? सी। सी स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग है। सी स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग है। कोई दिक्कत है समझने में, है कि नहीं? अब हम लोग 8 नंबर की ओर चलेंगे और 8 नंबर को अब हम लोग देखेंगे। यहां पर 8 नंबर को का आंसर देने का कोशिश कीजिएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कंप्लीट करना है द फ्लो चार्ट ऑन सेंट्रल डॉगमा, है कि नहीं? इसमें सबसे पहले यहां पर आप इस तरह से घुमा दीजिए, डीएनए से डीएनए बन रहा है, तो क्या होगा? रेप्लिकेशन। फिर डीएनए से एमआरएनए बनना, ट्रांसक्रिप्शन। तो ए क्या है? रेप्लिकेशन। बी क्या है? ट्रांसक्रिप्शन। फिर एमआरएनए से क्या बनेगा? बोलिए, एमआरएनए से क्या बनेगा? एमआरएनए यहां पर डीएनए से डीएनए बना तो रेप्लिकेशन, यहां से ट्रांसक्रिप्शन। एमआरएनए से क्या बनेगा? बोलिए जल्दी, है कि नहीं? क्या होगा? ट्रांसलेशन। और लास्ट में उससे क्या बनेगा? प्रोटीन। कोई दिक्कत है समझने में, है ना? और साइंटिस्ट कौन दिया था? क्रिक। कौन सा साइंटिस्ट दिया है? क्रिक दिया। कोई दिक्कत है समझने में क्या, है कि नहीं? तो हम लोग देखे हैं और इस काम को हम लोग समझे भी हैं। तो आंसर क्या जाएगा? बोलिए, हाँ क्या जाएगा? ए रेप्लिकेशन, बी ट्रांसक्रिप्शन, सी ट्रांसलेशन एंड डी प्रोटीन। कोई दिक्कत है क्या? किसी तरह की परेशानी है क्या? क्लियर है? आगे की ओर बढ़े हम लोग। 9 नंबर के क्वेश्चंस पे अब हम लोग चलेंगे। 9 नंबर में कह रहा है क्या? इस तरह का क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका होता है कि जितना ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, है कि नहीं, स्ट्रक्चर्स का, आप क्वेश्चंस आराम से बना पाइएगा। क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है इन द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेंज ऑफ डीएनए नाइट्रोजीनस बेस इज लिंक टू दी OH ऑफ, है कि नहीं? तो नाइट्रोजीनस बेस में जो नाइट्रोजीनस बेस जुड़ रहा है, किससे जुड़ेगा? शुगर से, है कि नहीं? तो किस नंबर के शुगर से जुड़ता है? नहीं, 5 से फॉस्फेट जुड़ता। 5 से कैसे होगा? आप स्ट्रक्चर्स क्लियर कीजिएगा, है कि नहीं? तो फर्स्ट नंबर के कार्बन से कौन जुड़ता है? बेस जुड़ता है। कोई दिक्कत है किसी को समझने में, है कि नहीं? क्लियर हम लोग कर चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर हम लोग मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इजी है, बहुत बार हम लोग बनाए हैं और शुरू भी लगभग इसी क्वेश्चन से किए थे। क्या कह रहा सुन लीजिए। इफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्सिक्यूटिव बेस पेयर इज 0.34 nm, बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस दिया है, टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर दिया है और हमको लेंथ निकालना है। तो मेरे बच्चों, लेंथ निकालें कि नहीं निकालें? बोलिए ना, निकालें कि नहीं निकालें? तो सबसे पहले हम निकालेंगे लेंथ, और लेंथ के लिए क्या करना होगा? बोलिए, लेंथ के लिए, हाँ, टोटल नंबर ऑफ, बोलिए, टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर इंटू डिस्टेंस बिटवीन बेस पेयर। डिस्टेंस बिटवीन क्या? बेस। तो आपको मालूम है टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर कितना दिया हुआ है? 6.6 इंटू 10⁹ और बेस पेयर किसमें दिया हुआ है? डिस्टेंस नैनोमीटर में ना। तो 0.34 इंटू 10⁻⁹ -9 और +9 कट गया, है कि नहीं? 6.6 इंटू 0.34, इसको मल्टीप्लाई कीजिए और बताइए कितना आएगा। हाँ कितना आएगा? बोलिए कितना आएगा? 2.2 मीटर। शाबाश,
2.2 मीटर। तो याद रखिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जाता रहता है। बनाने का भी हम बता दिए हैं। लेंथ ऐसा निकालना है, टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर और डिस्टेंस बिटवीन बेस पेयर, और कोशिश कीजिएगा उस यूनिट में लाएं कि हमको पावर को काटने में इजी हो, ठीक है ना। नहीं तो मान लीजिए आप 10⁸ एंगस्ट्रॉम में उसको चेंज कीजिए, फिर कीजिए तो कटने उठने में दिक्कत आएगा, है कि नहीं। हमको जल्दी से जल्दी आंसर तक पहुंचना होता है, क्योंकि नीट के पेपर में आपको 90 क्वेश्चन बायोलॉजी है और आपको कम से कम 50 मिनट में उसको सॉल्व कर कीजिएगा, तभी ना फिजिक्स केमिस्ट्री पर भी टाइम दे पाइएगा। इसीलिए, है कि नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, पूछ रहा है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप बोलिएगा। नाग सांप कहां कह रहा है, एडेनिन पेयर्स विथ थाइमिन थ्रू 1H बॉन्ड। दूसरा है एडेनिन पेयर्स विथ थाइमिन थ्रू 3H बॉन्ड। सी कह रहा है एडेनिन डज नॉट पेयर विथ थाइमिन, और डी कह रहा है एडेनिन पेयर्स विथ थाइमिन थ्रू 2H बॉन्ड। तो ए और टी के बीच में बॉन्ड बनता है ना, बनता है, यस सर। तो ए और टी में कैसे लिखे थे, ऐसे लिखे थे, सिंगल की डबल, डबल। और जी और सी के बीच में, हाँ जी और सी के बीच में कुछ बोल रही सांप, बोलिए क्या, सिंगल। क्या, ट्रिपल बॉन्ड बनता है जी और सी के बीच में। रिवीजन किया कीजिए थोड़ा सा, समझ गए ना। कम इंस्टाग्राम चलाइए, बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं, ये आंसर आना चाहिए था। आगे की ओर चलेंगे, हम लोग 12 नंबर के क्वेश्चंस को देखेंगे। किसी को कोई दिक्कत है तो पूछिए, ध्यान से देखिए, ठीक है ना। आंसर नहीं आता आप लोगों का भी आगे से आंसर आना चाहिए। प्यूरिन्स फाउंड बोथ इन डीएनए एंड आरएनए आर, ऐसा प्यूरिन जो डीएनए में भी हो आरएनए में भी हो। तब प्यूरिन में कौन कौन था, हाँ प्यूरिन में एडेनिन और, हाँ एडेनिन और ग्वानिन, ए और जी, ये क्या है प्यूरिन। और टी सी यू क्या है, पायरिमिडीन। कोई दिक्कत है, टी के जगह पर कौन आ जाएगा, यू इन द केस ऑफ आरएनए। तो आंसर क्या जाएगा बोलिए, हाँ एडेनिन एंड ग्वानिन। कोई दिक्कत है समझने में, बोलते रहिए। इधर देखिए, इधर ढील निकाल के मारना नहीं क्लास में, इधर दिखा रहे हैं तो इधर देखिए, क्वेश्चन का जवाब दीजिए। उसके बाद हम लोग आगे की ओर चलेंगे। अभी तो सिर्फ बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं तो बुलाकर कैमरा पे दिखा देंगे, इसलिए ध्यान दीजिए इधर। तो सबसे पहले हम लोग आगे की ओर चलेंगे और आगे की पॉइंट को समझेंगे। तो डीएनए फ्रेगमेंट्स आर निगेटिवली चार्ज, न्यूट्रल, आइदर पॉजिटिवली और निगेटिवली चार्ज, और लास्ट में है पॉजिटिवली चार्ज। डीएनए कैसा होता है, निगेटिवली चार्ज। कैसा होता है, निगेटिवली चार्ज। शाबाश, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। सारा क्वेश्चन नीट का, जितना भी हम डिस्कशन कर रहे हैं ना, ये नीट के क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन 37 ईयर्स का, ठीक है ना। तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि नीट का नहीं है, जो क्वेश्चन है ये सब नीट का, ये 37 ईयर्स का ही क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है। उसके बाद हम लोग आगे की ओर चलेंगे। आगे अगर आप देखिएगा तो हम लोग आ चुके हैं कहां पर बोलिए, 14 पर। द एसोसिएशन ऑफ हिस्टोन H1 विथ अ न्यूक्लियोसोम इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट करता है आपको मालूम है ना, ऑक्टामर यू, अब बाहर से आकर के इस तरह से H1 अटैच होता है। H1 इज नॉट द कोर प्रोटीन। H किधर से आया है, आउटसाइड से। कोर प्रोटीन है H2A, H2B, H3 एंड H4। H1 इज नॉट कोर प्रोटीन। H1 यूं आकर के सटा है, तो ये क्या बता रहा है, डीएनए रेप्लिकेशन इज अकरिंग। बी, द डीएनए इज कंडेंस्ड इनटू क्रोमैटिन फाइबर, है कि नहीं। तीसरा है द डीएनए डबल हेलिक्स इज एक्सपोज्ड, और डी है ट्रांसक्रिप्शन इज अकरिंग। तो ये क्या कर रहा है, पैकेजिंग में हेल्प कर रहा है क्रोमैटिन। तो क्या होगा, द डीएनए इज कंडेंस्ड इनटू क्रोमैटिन फाइबर। दिस इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत है समझने में, कोई डाउट है किसी को, पूछ सकते हैं। आगे की ओर चलेंगे, आंसर एकदम दीजिए। जब बोलते हैं डिवीजन कीजिए तो पर्व त्योहार आता जाता रहेगा, है कि नहीं, बार बार हम समझाते हैं, है ना। तो पर्व त्योहार आता जाता रहेगा, और पर्व त्योहार सेलिब्रेट करेंगे एकदम खुशी के साथ। कब, सिलेक्शन के बाद। लेकिन वैसा पढ़ाई कीजिएगा तब ना। आपके पापा आए थे तो क्वेश्चन पूछे थे, क्वेश्चंस को हम रिपीट नहीं करना चाहते हैं,
तो चलिए आगे की ओर हम चलेंगे और यहां पर सबसे पहले क्वेश्चंस को देखेंगे, वही है बेस वाला। इन सी अर्चिन डीएनए विच इज डबल स्टैंडर्ड 17% ऑफ द बेसिस वेयर सेंट टू बी साइटोसिन। 17% सी, समझ रहे हैं, सी बाइंड विथ जी, तो जी भी कितना 70%। अब बच गया ए, तो कितना 33, शाबाश, और टी कितना 33। मिलाइए, सी जी 70, ए 33, टी 33, एक तो परसेंटेज दिया ही है ना सी। तो आंसर आया कि नहीं आया, आएगा कि नहीं आएगा, कोई दिक्कत है समझने में? ए ऑलवेज बाइंड्स विथ टी, जी ऑलवेज बाइंड विथ सी, मतलब प्यूरिन बाइंड्स विथ पायरिमिडीन। कोई दिक्कत है समझने में? आगे की ओर चलेंगे, 16 नंबर के क्वेश्चंस को देखेंगे और सेम टू सेम वैसा ही है, सेंट्रल डॉगमा बेस्ड क्वेश्चन है। सेंट्रल डॉगमा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है मेरे बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा। क्या कह रहा है आपको? सी को भरना है, बी को भरना है और ए को भरना है। तो कह रहा है डीएनए से एमआरएनए, तो सी क्या हो गया? ट्रांसक्रिप्शन। तो सी क्या, बोलिए सी, हाँ सी क्या? ट्रांसक्रिप्शन। उसके बाद एमआरएनए से प्रोटीन, तो बी, बी क्या? ट्रांसलेशन। अब प्रपोज्ड बाय सेंट्रल डॉगमा क्रिक, क्रिक कौन दिया था? क्रिक। कोई दिक्कत है समझने में? कौन दिया था? क्रिक। क्लियर है पूरी तरह से मेरे बच्चों? कोई प्रॉब्लम है बोलिए। आगे की ओर चलेंगे, 17 नंबर के क्वेश्चंस को देखेंगे। 17 नंबर के क्वेश्चंस को देखेंगे, क्या कह रहा है ना? देखिए क्वेश्चन को, व्हाट आर दोज स्ट्रक्चर दैट अपीयर्स एज बेड्स ऑन स्ट्रिंग, मोतियों की माला, बेड्स ऑन स्ट्रिंग। What are those structure that appears as bed on a string in the chromosome when viewed under electron microscope? मोतियों की माला जैसा दिखता है, कौन? पहला है जीन, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसोम, बेस पेयर। क्या होगा? न्यूक्लियो, क्या होगा? न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम। कोई दिक्कत है समझने में? किसी तरह की परेशानी है क्या? तो मेरे बच्चों इसका आंसर क्या होगा? न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम। ठीक है ना? एनसीईआरटी का लाइन है ये पूरा का पूरा। आगे की ओर हम लोग चले, 18 नंबर में कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉलो दी सेंट्रल डॉगमा। इसमें से कौन सेंट्रल डॉगमा फॉलो नहीं करेगा? पी, म्यूकर, क्लेमाइडोमोनास और एचआईवी। एचआईवी क्यों? एचआईवी वायरस है, आरएनए, आरएनए क्यों फॉलो करेगा सेंट्रल डॉगमा? समझे कि नहीं? तो यहां पर क्या आया? एचआईवी। एचआईवी इज द करेक्ट आंसर। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉलो द सेंट्रल डॉगमा? आंसर क्या होगा? एचआईवी। एचआई, बोलिए तो आगे बढ़े, बढ़े कि नहीं बढ़े? तो यहां पर आ चुका है 19। अब बोलते रहिए बीच में, महादेव जी यज्ञ में बैठे हुए हैं, सीधे स्वाहा कीजिए, लेकिन तब भी बोलिए आंसर। थोड़ा सा लोग एक्साइटेड होंगे, जानना चाहते हैं किसको बोल रहे हैं। 2-4 क्वेश्चन का जवाब नहीं आया, उसका मुंह भी आपको दिखाएंगे, आप लोग गेस कर सकते हैं, तो वीडियो में नाम गेस कीजिएगा। चलिए आगे की ओर हम लोग चलेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नाइट्रोजिनस बेस ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज रॉन्गली मैच्ड विद द कैटेगरी मेंशन्ड अगेंस्ट इट। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ऑप्शन लिखने में मिसप्रिंट किया गया, तो इसको हम देख लेंगे क्या करना ऑप्शन में करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नाइट्रोजिनस बेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज रॉन्गली मैच्ड, है ना? तो यहां पर भी, यहां पर सुन लीजिए, यहां पर थाइमिन, यूरेसिल, पायरिमिडीन है, और यूरेसिल, साइटोसिन भी पायरिमिडीन है, और गुआनिन और एडेनिन जो है मेरे बच्चों, यहां पर आपको पायरिमिडीन काट देना, प्यूरिन रहने देना है, और एडेनिन और थाइमिन को प्यूरिन रहने देना। ये करेक्ट कर लेना ऑप्शन में। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नाइट्रोजन बेस ऑफ रॉन्गली मैच्ड, रॉन्गली मैच्ड कह रहा है। चलिए तो सबसे रॉन्गली मैच्ड कह रहा है, इसमें आपको देख लेना है। तो चलिए हम लोग आगे की ओर चलेंगे और देखेंगे थाइमिन और यूरेसिल, तो पायरिमिडीन है, पायरिमिडीन है ना, मतलब TCU क्या है? पायरिमिडीन। तो थाइमिन और यूरेसिल क्या हो गया? पायरिमिडीन। दूसरे में कह रहा है यूरेसिल और साइटोसिन भी पायरिमिडीन,
गुआनिन और एडिनिन, AG प्यूरिन, सही है। तो रॉन्ग कौन है? डी। एडिनिन और थाइमीन क्या हो गया? प्यूरिन। होना क्या चाहिए? एडिनिन और गुआनिन। तो यहां क्या दे दिया? थाइमीन। तो क्या गलत है कि नहीं? चलिए 20 नंबर के क्वेश्चंस पे हम लोग चलेंगे, 20 नंबर के क्वेश्चंस को देखेंगे। कहीं पर किसी को कोई दिक्कत होगा तो मेरे बच्चों उसको पूछ लीजिएगा, ठीक है ना? तो चलिए क्या कह रहा है? इन द डीएनए मॉलिक्यूल द टोटल अमाउंट ऑफ प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स एंड पायरिमिडीन न्यूक्लियोटाइड्स इज नॉट ऑलवेज इक्वल। पहला स्टेटमेंट, नॉट ऑलवेज इक्वल। दूसरा कह रहा देयर आर टू स्ट्रैंड विच रन पैरेलल इन द 5 to 3 डायरेक्शन। तीसरा कह रहा है the proportion of adenine in relation to thymine varies with the organism। और डी कह रहा है there are two strands which run anti-parallel, one is 5 to 3 direction and other is 3 to 5। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही लग रहा है? डी स्टेटमेंट सही है, ठीक है ना? यहां क्या कह रहा है? प्यूरिन पायरिमिडीन के इक्वल तो होता ही है ना, प्यूरिन इक्वल टू पायरिमिडीन, तभी तो हम परसेंटेज का क्वेश्चन इतना सॉल्व किए हैं कि नहीं? ठीक है ना? यहां पे कह रहा है पैरेलल, एंटी पैरेलल है ना? पैरेलल कहां? एंटी पैरेलल। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो चुका है। आगे की ओर अब हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है? तो उसको पहले क्लियर कर देते हैं। कह रहा है द लेंथ ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स ग्रेटली एक्सीड्स द डायमेंशन ऑफ द न्यूक्लियस, है ना? मतलब न्यूक्लियस का साइज और किसका साइज? हाँ, डीएनए मॉलिक्यूल का न्यूक्लियस का साइज 10 to the power -6 समझ रहे हैं ना? और इसका कितना? 2.2 मीटर, 2.2 मीटर। तो न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा और इसका क्या? बहुत बड़ा। तो हमको उसमें न्यूक्लियस में ही ना रखना है क्रोमैटिन को, तो क्या करना पड़ेगा? सुपर क्वाइलिंग। सुपर क्वाइलिंग पढ़े थे ना? कैसे हिस्टोन ऑक्टामर के अराउंड न्यूक्लियोसोम बनाया, फिर सोलेनॉइड बनाया, फिर इस तरह से जा करके वो कंडेंस्ड फॉर्म में आया। तो क्या इसका आंसर होगा? सुपर क्वाइलिंग इन न्यूक्लियोसोम। सुपर क्वाइलिंग इन न्यूक्लियोसोम। कोई दिक्कत है किसी को समझने में? किसी तरह की परेशानी है? बोलिए। तो क्या आगे की ओर चलें कि नहीं? बोलिए जल्दी से, चलें। तो कह रहा है द 2 polynucleotide chain in DNA are, 2 polynucleotide chain in DNA are। पहला कह रहा डिसकॉन्टिन्यूअस, दूसरा कह रहा एंटी पैरेलल, सी कह रहा सेमी कॉन्जर्वेटिव और डी कह रहा पैरेलल। एंटी पैरेलल, शाबाश, एंटी पैरेलल। क्या होगा आंसर? एंटी पैरेलल। नेक्स्ट आगे की ओर हम लोग चलते हैं, 23 देखेंगे। और 23 में कह रहा है विच एंटीबायोटिक इनहिबिट इंटरेक्शन बिटवीन टीआरएनए एंड एमआरएनए। एमआरएनए और टीआरएनए के बीच के इंटरेक्शन को ब्रेक कर देता कौन सा एंटीबायोटिक? याद रखिए इसमें नियोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन। क्या? नियोमाइसिन। क्या होगा आंसर? नियोमाइसिन। तो 23 का क्या होगा? ए। क्या होगा? बोलिए जल्दी से जल्दी। 23 का ए। दिस इज द करेक्ट आंसर, नियोमाइसिन। नियोमाइसिन, ठीक है? आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आगे कह रहा है द फॉलोइंग रेशियो इज जनरली कांस्टेंट। जनरली कांस्टेंट, जनरली कांस्टेंट। ए बाई जी सी प्लस टी, ए टी प्लस सी बाई जी प्लस ए, जी प्लस सी बाई ए प्लस टी कांस्टेंट, और ए प्लस सी बाई टी प्लस जी कांस्टेंट। क्या आंसर होगा बताइए? ए प्लस टी है ना, और जी प्लस सी कांस्टेंट। तो जी प्लस सी बाई ए प्लस टी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। याद रखिएगा। कोई दिक्कत है समझने में? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बोलिए सी। तो 24 का क्लियर कर देते हो, पीछे का आंसर आ जाता है इस पे लिखा हुआ। तो इसको क्लियर कर दिए हैं, जी प्लस सी ए प्लस टी, ए प्लस टी। कोई दिक्कत है समझने में? किसी तरह की परेशानी है? 24 के बाद हम लोग चलेंगे कहां? 25 की ओर। तो 25 को हम लोग देखेंगे। कह रहा है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस। देखिए मेनली जो इनहेरिटेंस में इन्वॉल्व होता है वो कौन है? न्यूक्लियस, है ना? और न्यूक्लियस के अंदर स्ट्रक्चर्स है ना, तो वही है। तो उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर इनहेरिटेंस। बस इसमें क्या कह रहा है? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर।
तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस में कुछ सेल ऑर्गेनेल इन्वॉल्व है, कौन कौन है कोई बता सकता है? पहला ऑप्शन है पेरोक्सिसोम एंड राइबोसोम, दूसरा है क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, सी है माइटोकॉन्ड्रिया एंड राइबोसोम, डी है क्लोरोप्लास्ट एंड लाइसोसोम। क्या होगा? क्या ए किसका है? ए, बी, 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 बी इज द करेक्ट आंसर, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। कोई दिक्कत है किसी को समझने में, किसी तरह की परेशानी है समझने में? तो क्या आंसर होगा? 25 का क्लियर कर देते हैं, क्या होगा बोलिए? माइटोकॉन्ड्रिया, सॉरी बी, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, बी इसका करेक्ट आंसर है, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। याद रखिएगा, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस में जो ऑर्गेनेल रोल प्ले करता है उसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। कोई दिक्कत है समझने में? आगे की ओर हम लोग चलेंगे। 26 वही उसी तरह का क्वेश्चन है, रिपीट हो रहा, पहले क्लियर कर देते हैं बोर्ड को। और कह रहा है इन डीएनए परसेंटेज ऑफ थायमिन इज 20। आंसर बताइएगा आप। थायमिन का परसेंटेज दिया है 20, देन व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ गुआनिन? तो ए का परसेंटेज नहीं दिया है, टी का परसेंटेज दिया है 20, तो आपको बताना गुआनिन का परसेंटेज बताइए। तो टी है 20, तो ए कितना? 20, ए टी, फिर जी कितना बच गया? कितना? 30, सी कितना? 30। तो आंसर क्या होगा? सी इज द करेक्ट आंसर। यहां ए के बाद सी लिखा है तो सी को ही हम करेक्ट किए है कि नहीं, बी नीचे लिख दिया। चलिए यहां पर तो क्या होगा? 30%, 30%। कोई दिक्कत है किसी को समझने में? उसके बाद हम लोग आ चुके हैं 27 में कह रहा है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस अकर इन, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस इसमें से किसमें हो रहा है? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर, किलर स्ट्रेन इन पैरामीशियम, कलर ब्लाइंडनेस, टे सैक डिजीज, फिनाइल कीटोन्यूरिया। क्या आंसर होगा? शाबाश, कैसे पता आपको? तो हम लोग इस पॉइंट को देखे थे, इस पॉइंट को समझें। कोई दिक्कत है किसी को समझने में? किसी तरह की परेशानी है क्या? आप उस हम बता देते, पैरामीशियम कनेक्टिंग है। चलिए इधर तो हम लोग इसको देख चुके हैं, कहीं पर कोई दिक्कत आया है क्या किसी को समझने में? तो यहां पर क्या होगा कि किलर स्ट्रेन इन पैरामीशियम। आगे की ओर चलेंगे, आगे की ओर हम लोग देखेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे। पहले हम इस बोर्ड को क्लियर कर देते हैं। कह रहा है इन डीएनए व्हेन AGCT अकर्स देयर एसोसिएशन इज एज पर। कैसे होगा इसका एसोसिएशन? एसोसिएशन कैसे होगा? AGCT, ATGC, ACGT, ऑल ऑफ दीज। क्या होगा इसका एसोसिएशन? ATGC, तो ATGC, ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। सांप। 29 की ओर हम लोग बढ़ चुके हैं और 29 में कह रहा है हाउ मेनी बेस पेयर आर फाउंड इन दी हैप्लॉइड जीनोम ऑफ ह्यूमन। तो डिप्लॉइड में कितना होता है? 6.6 इंटू 10 टू द पावर 9। तो यहां हैप्लॉइड में पूछ रहा कितना होगा? 3 इंटू 10 टू द पावर 9। क्या होगा बोलिए? 3 इंटू 10 टू दी पावर 9। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? पहले पिछले आंसर को क्लियर कर देते हैं। 3 इंटू 10 टू दी पावर 9। कोई दिक्कत है समझने में? उसके बाद हम लोग आगे की ओर आ चुके हैं 30 नंबर के क्वेश्चन में। क्या कह रहा है सुनिए, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है द यूकैरियोटिक जीनोम डिफर्स फ्रॉम द प्रोकैरियोटिक जीनोम बिकॉज इनटू ओपेरॉन्स। क्या कह रहा है? क्यों यूकैरियोटिक जीनोम डिफर्स है प्रोकैरियोटिक से? पहला कह रहा है जीन्स इन द फॉर्मर केस आर ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। दूसरा कह रहा है द डीएनए इज कॉम्प्लेक्स्ड विथ हिस्टोन इन प्रोकैरियोट्स, ठीक है। तीसरा कह रहा है रेपिटेटिव सीक्वेंस आर प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स। और डी में कह रहा है द डीएनए इज सर्कुलर एंड सिंगल स्टैंड इन प्रोकैरियोट्स। क्या होगा इसका आंसर? बोलिए। 1
ए बी सी डी में क्या होगा आंसर? बोलिए आप, क्या होगा इसमें से आंसर? प्रोकैरियोट में डीएनए कैसा है? सर्कुलर और सिंगल स्ट्रैंड। तो इसी में ना ये डिफर हो गया, किससे? यूकैरियोट से। क्या प्रोकैरियोट में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा? नहीं होगा। हिस्टोन के साथ पैक्ड होगा उसका डीएनए? नहीं होगा। समझे कि नहीं? तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? द डीएनए इज सर्कुलर एंड सिंगल स्ट्रैंडेड इन प्रोकैरियोट। आगे चले, बोलिए 31, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रेडियोएक्टिव थाइमिडीन when added into the medium surrounding living mammalian cell gets incorporated into the newly synthesized DNA. Which of the following types of chromatin is expected to become radioactive if cells are exposed to radioactive thymidine as soon as they enter the S phase? तो ये कह रहा है ना कि क्रोमैटिन दो टाइप का होता, मालूम है आपको, हीट्रोक्रोमैटिन और यूक्रोमैटिन, और हम दे दिए क्रोमैटिन को मल्टीप्लाई होने के लिए रेडियोएक्टिव थाइमिडीन में। तो ये पूछ रहा है ना कि ये जो रेडियोएक्टिव थाइमिडीन है वो किस में प्रेजेंट होगा? क्या सिर्फ हीट्रोक्रोमैटिन में, क्या सिर्फ यूक्रोमैटिन में, या दोनों में, या किसी में नहीं? दोनों में, दोनों में प्रेजेंट होगा। समझ रहे हैं? दोनों में क्या होगा? दोनों में क्या होगा? प्रेजेंट होगा। इधर देखिए और आंसर दीजिए। उधर क्या देख रहे हैं? बोथ हीट्रोक्रोमैटिन एंड यूक्रोमैटिन। उसके बाद हम लोग आगे की ओर चले हैं, पहले बोर्ड को क्लियर करते हैं। क्या कह रहा है? जीन्स आर पैक्ड इनटू अ बैक्टीरियल क्रोमोसोम बाय बैक्टीरियल क्रोमोसोम में जीन जो पैक है हिस्टोन से, बेसिक प्रोटीन, एसिडिक प्रोटीन और एक्टिन। हिस्टोन यूकैरियोट में होता है, यहां प्रोकैरियोट की बात हो रही है। क्या होगा आंसर? बेसिक प्रोटीन, बेसिक प्रोटीन। समझ रहे हैं ना? हिस्टोन तो किधर है? यूकैरियोट में पैकिंग में हेल्प कर रहा है। आगे चले 33 को ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। क्या कह रहा है सुनिए। If a completely radioactive double-stranded DNA molecule undergoes two rounds of replication in a non-radioactive medium, what will be the radioactive status of the four resulting molecule? है ना? तो पहला स्टेज में क्या? दोनों रेडियोएक्टिव। समझ रहे हैं? उसके बाद क्या होगा? उसके बाद बताइए क्या होगा उसके बाद? हाँ बोलिए। एक रेडियोएक्टिव होगा, दूसरा रेडियोएक्टिव नहीं होगा। फिर एक रेडियोएक्टिव होगा, दूसरा रेडियोएक्टिव नहीं होगा। समझ रहे हैं? और फिर एक बार मल्टीप्लाई करना है, हमको बताना स्टेटस ऑफ द फोर रिजल्टिंग। तो इधर क्या हो जाएगा? ये क्या है? रेडियोएक्टिव है। समझ रहे हैं कि नहीं? ये नहीं है। तो हाफ इसमें आप देखिएगा, ये बनेगा तो फिर से क्या होगा? बोलिए। हाँ रेडियोएक्टिव, हाँ मतलब दो होगा, दो नहीं होगा। समझ गए ना? तो हाफ द नंबर कंटेन रेडियो एक्टिविटी, आधे में होगा आधे में नहीं होगा। समझ गया ना कैसे सॉल्व किए? आप एक स्टेप को करके देख लीजिएगा। पहला क्या था? रेडियो एक्टिव डबल स्टैंडर्ड था। अब उसको किए तो एक रेडियो है एक नहीं है, एक है एक नहीं है। तो अगले जनरेशन में क्या होगा? हाँ दो होगा दो नहीं होगा। नहीं होने वाला ग्रीन कलर, नहीं होने वाला ग्रीन कलर, होने वाला हाँ रेड से दिए हुए हैं। तो आंसर आ गया ना, हाफ द नंबर कंटेन नो रेडियो एक्टिविटी। किसी को कोई दिक्कत है? उसके बाद कह रहा है ये एंजाइम बहुत बार एग्जाम में आता है, बोर्ड में भी पूछ देता है, नीट का क्वेश्चन है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो एंजाइम है वो कैसा है? तो पहला ऑप्शन है आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है। इसको याद रखिएगा, बोर्ड में भी पूछा हुआ है बहुत बार। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कैसा है? आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। उसके बाद हम लोग चलेंगे कहां? आगे की ओर। तो आगे क्या कह रहा है? ये तो थियरी बेस्ड क्वेश्चन है।
न्यूक्लियोटाइड्स अरेंजमेंट इन डीएनए कैन बी सीन बाय, कैसे देखेंगे? पहला ऑप्शन है एक्सरे, आप तो छुट्टी काहे काट रहे हैं? पहला ऑप्शन क्या है? एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, बी है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, सी है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज और डी है लाइट माइक्रोस्कोप। क्या आंसर होगा? हाँ, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, बहुत अच्छा, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, समझ रहे हैं ना? ये इसका क्या आंसर होगा? एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। फिर कह रहा है ए डीएनए विथ अनइक्वल नाइट्रोजन बेस वुड मोस्ट प्रोबेबली, किसी में अनइक्वल नाइट्रोजन बेस है तो वो क्या हो सकता है? सिंगल स्ट्रैंडेड, डबल स्ट्रैंडेड, ट्रिपल स्ट्रैंडेड, फोर स्ट्रैंडेड। अनइक्वल बेस है, डबल होगा तो इक्वल ही होगा ना, ट्रिपल नहीं, सिंगल स्ट्रैंडेड, सिंगल स्ट्रैंडेड। ट्रिपल स्टैंडर्ड पढ़े हैं अभी तक? या तो सिंगल पढ़े हैं या डबल पढ़े हैं। यहाँ नोबेल प्राइज साइंटिस्ट का ट्रिपल स्टैंडर्ड आ गया। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देखे हैं, क्या समझ गए? सिंगल स्टैंडर्ड क्या कह रहा है देखिए, एक बार हम डिस्कस भी किए थे, न्यूक्लियोसोम कोड इज मेड अप ऑफ कोड। हाँ, तो H1 को छोड़ दीजिए, H2A, H2B, H3 एंड H4। तो देख लीजिए, H1 हटा दीजिए तीन में से, तो बचा क्या? H2A, H2B, H3 एंड H4। दिस इज द कोर, दिस इज द कोर प्रोटीन। कौन? H2A, H2B, H3 एंड H4। तो आंसर क्या होगा बोलिए आप? डी इज द करेक्ट आंसर। मेरे बच्चों, आगे की ओर बढ़ेंगे, बढ़े कि नहीं? तो यहां पर 38 है, 38 में कह रहा है न्यूक्लियोटाइड इज फॉर्म्ड ऑफ, न्यूक्लियोटाइड किसका बना? प्यूरिन, पायरिमिडीन एंड फॉस्फेट, प्यूरिन शुगर एंड फॉस्फेट, नाइट्रोजन बेस शुगर एंड फॉस्फेट और पायरिमिडीन शुगर एंड फॉस्फेट। क्या आंसर होगा जल्दी बोलिए? सी, नाइट्रोजन बेस शुगर एंड फॉस्फेट, नाइट्रोजन बेस शुगर एंड फॉस्फेट, ये इसका करेक्ट आंसर। वो जो हम क्लिक करते हैं ना तो पीछे का टिक आता है, जब हम रियल में यहां पर लगाएं उसको आंसर मानिए, ठीक है ना? वो जो हम कट करते तो पीछे का टिक आ जाता है, वो आंसर नहीं, जो हम लगाते हैं वो करेक्ट आंसर होता, ठीक है ना? तो क्या है? नाइट्रोजन बेस शुगर एंड फॉस्फेट। आगे की ओर चले, 39 एन ऑक्टामोर स्टोन कॉम्प्लेक्स विद डीएनए फॉर्म्स इंडोसोम, न्यूक्लियोसोम, मीसोसोम, सेंट्रोमियर। आप बोल दीजिए, अब पॉकेट का पूरा पैसा आपका आंसर देने पर। बोलिए बोलिए जल्दी से जल्दी, क्या होगा आंसर? क्या होगा आंसर? ए, इसका आंसर आया है ए, और संजोग से पॉकेट का सारा पैसा बच गया। चलिए, क्या आंसर होगा? हमको मालूम था, क्वेश्चन भी उसी से पूछते जिसे पॉकेट का पैसा सुरक्षित रहे, तो चेहरे पे लिखा रहता है। बेल को देखिएगा ना समझ में, बेला है बेला। चलिए, क्या आंसर होगा? न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम। कोई दिक्कत है किसी को समझने में? किसी तरह का परेशानी है समझने में? घर पर जाते हैं तो पढ़िए, इंस्टाग्राम थोड़ा कम चलाइए, खाइए थोड़ा कम। कोटा वाला चावल फ्री का रहता है, 1 किलो के बदले 3 किलो घींच देते हैं, 5 किलो फ्री का रहता है, घींच दीजिए, लेकिन आंसर मत दीजिए। खाने पर एकदम कंसंट्रेशन होना चाहिए। पढ़ाई लिखाई तो के लिए तो जिंदगी पड़ा हुआ, तो उम्र है पूरा, तो खा पी लीजिए, शरीर बना रहेगा तो कोई काम भी होगा। चलिए मेरे बच्चों, which scientist conducted an experiment with 32 phosphate and 35s level phase for demonstrating that DNA is the genetic material? कौन किया था ये एक्सपेरिमेंट? साइंटिस्ट का नाम बताइए। ग्रिफ्थ किया था चूहा वाला, वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था। उसके बाद मैक्लियोड मैकार्टी किया था बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन। उसके बाद हर्सी एंड चेज किया था ये वाला एक्सपेरिमेंट, और मिशेल्सन एंड सथाल किया था सेमी कंजर्वेटिव। तो याद, इसका आंसर क्या होगा बोलिए? हर्सी एंड चेज, हर्सी एंड चेज। कोई दिक्कत है समझने में? 41 दो स्टेटमेंट है, ध्यान से पढ़िएगा और आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। आंसर है मेरे बच्चों, पहले क्वेश्चन फिर आंसर। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है आरएनए बीइंग अनस्टेबल म्यूटेट एट फास्टर रेट, बिल्कुल सही है। आरएनए अनस्टेबल है कंपैरिजन टू डीएनए। आप देखते होइएगा कोरोना वायरस आरएनए
जल्दी 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 स्ट्रेन आ रहा था, 5-6 स्ट्रेन आ गया, आया कि नहीं? तो यहाँ आरएनए बीइंग अनस्टेबल म्यूटेटेड फास्टर रेट। और दूसरा है आरएनए कैन डायरेक्टली कोड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन हेंस कैन इजीली एक्सप्रेस दी कैरेक्टर्स। बिल्कुल सही। अब इसमें था नहीं डीएनए की तरह ट्रांसक्रिप्शन होगा, आरएनए डायरेक्ट कोड करेगा। समझे कि नहीं समझे? तो इसमें क्या होगा, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। कोई दिक्कत है? आगे चले। 42 कह रहा है विथ रेफरेंस टू हर्सी एंड चेज एक्सपेरिमेंट सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। हाँ, हर्सी और चेज। तो पहला कह रहा वायरस ग्रोन इन द प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस रेडियो एक्टिव डीएनए कंटेंट। फॉस्फोरस रेडियो एक्टिव है तो डीएनए रेडियो एक्टिव होगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कह रहा वायरस ग्रोन ऑन रेडियो एक्टिव सल्फर कंटेन रेडियो एक्टिव प्रोटीन। ये भी स्टेटमेंट सही है। सल्फर होगा तो प्रोटीन, फॉस्फोरस होगा तो डीएनए। तो ए भी सही है, बी भी सही है। तो और ऑप्शन देखते हैं। वायरस ग्रोन इन रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस कंटेन रेडियो एक्टिव, गलत। वायरस ग्रोन ऑन रेडियो एक्टिव सल्फर कंटेन रेडियो एक्टिव डीएनए, गलत। वायरस ग्रोन ऑन रेडियो एक्टिव प्रोटीन कंटेन रेडियो एक्टिव डीएनए, ये भी गलत। तो ए और बी सही है। देखिए इसमें से कौन कह रहा है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट, ए एंड सी, बी एंड डी एंड डी, ए एंड बी। कौन? ए एंड बी। कौन? क्या होगा? ए एंड बी। फॉस्फोरस रेडियो एक्टिव तो डीएनए भी रेडियो एक्टिव, और सल्फर रेडियो एक्टिव तो प्रोटीन भी रेडियो एक्टिव। कोई दिक्कत है? आगे चले। चलिए उसके बाद हम लोग देखेंगे 43 अनइक्विवोकल प्रूफ दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। किसके एक्सपेरिमेंट से आया था? किसके अनइक्विवोकल प्रूफ, ये एनसीईआरटी का लाइन है। अनइक्विवोकल प्रूफ दैट डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल कम फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ऑफ हर्सी एंड चेज। समझ गए ना? तो इसमें क्या होगा आंसर? हर्सी एंड चेज। हर्सी एंड चेज इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत है? बोलिए। 44 की ओर बढ़ें, 44 की ओर बढ़ें। तो देखिए क्या कह रहा है और आंसर देने की कोशिश कीजिए। जैसे ही 3 क्वेश्चंस का लगातार आप सही आंसर दे दीजिएगा, हम क्वेश्चंस फिर बाद में डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ 44, इफ डीएनए कंटेंट सल्फर इंस्टीड ऑफ फॉस्फोरस, ठीक है ना, फॉस्फोरस की जगह पे सल्फर आ गया, एंड प्रोटीन कंटेंट फॉस्फोरस इंस्टीड ऑफ, ठीक उल्टा कर दिया, ठीक है ना, तब क्या होगा बताइए? रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस इन बैक्टीरियल सेल, नो रेडियो एक्टिव सल्फर इन बैक्टीरियल सेल। तीसरा कह रहा बोथ रेडियो एक्टिव सल्फर एंड फॉस्फोरस इन बैक्टीरियल सेल, और डी कह रहा है रेडियो एक्टिव सल्फर इन बैक्टीरियल सेल। तो सल्फर रेडियो एक्टिव को हम किस में ले आए? तो जेनेटिक मटेरियल में लिखा है ना यहाँ डीएनए कंटेंट सल्फर, तो रेडियो एक्टिव सल्फर मिलेगा सेल के अंदर। ये उल्टा कर दिया, हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट लिया, समझ रहे ना? ऐसा है नहीं, बोला है कि अगर हम रेडियो एक्टिव सल्फर कर दें, है कि नहीं, डीएनए में तो क्या होगा? अगर डीएनए के पास है रेडियो एक्टिव सल्फर तो रेडियो एक्टिव कहां डिटेन होगा? हाँ, बैक्टीरियल सेल में। तो इसका आंसर क्या है? डी। कोई दिक्कत है? 45 which scientist experimentally proved that DNA is the sole genetic material in bacteriophage। वही क्वेश्चन है, हर्सी एंड चेज, हर्सी एंड चेज, है कि नहीं? 45 का डी। आगे चले। साइंटिस्ट का नाम याद रखिएगा, चूहा वाला एक्सपेरिमेंट, ग्रिप, बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन, एवरी, मैक्लियोड एंड मैकार्थी। unequivocal proof that DNA is the genetic material, हर्सी एंड चेज। सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, मिशेल्सन एंड स्टाल, ठीक है, क्लियर। 46 द फाइनल प्रूफ फॉर डीएनए एज द जेनेटिक मटेरियल केम फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ऑफ, फाइनल प्रूफ हर्सी एंड चेज, एवरी, मैक्लियोड एंड मैकार्थी, हरगोबिंद खुराना एंड ग्रिफ। क्या आंसर होगा? हर्सी एंड चेज, हर्सी एंड चेज। कोई दिक्कत है किसी को समझने में? कोई दिक्कत है? फिर हम लोग आगे की ओर बढ़े। 47 में कह रहा है ए मॉलिक्यूल दैट कैन एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल। कोई मॉलिक्यूल जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करे तो उसके लिए क्या होना चाहिए? क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए? तो पहला क्या कह रहा है? मॉलिक्यूल्स दैट कैन एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल मस्ट फुलफिल द ट्रेट्स गिवन, एक्सेप्ट, जो गलत है उसको छांट दीजिए। पहला क्या? इट शुड बी अनस्टेबल स्ट्रक्चरली एंड केमिकली, पहले ही गलत
है ना, इट शुड प्रोवाइड द स्कोप फॉर स्लो चेंज, ठीक है, बिल्कुल सही है। इट शुड एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर, सही। और लास्ट में इट शुड एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका, बिल्कुल सही। तो गलत कौन है इसमें? ए इसमें गलत है, तो आंसर क्या होगा? ए। क्या होगा? ए। कोई दिक्कत है समझने में? उसके बाद 48 ट्रांसफॉर्मेशंस वाज डिस्कवर्ड बाय मिचेल्सन एंड सथाल, हर्शी एंड चेज, ग्रिफ्थ, वॉटसन एंड क्रिक। सी कौन बोला? हाँ, चूहा का एक्सपेरिमेंट ही ना ट्रांसफॉर्मेशन था। कौन किया था? ग्रिफ्थ। तो आंसर क्या होगा? ग्रिफ्थ। ट्रांसफॉर्मेशन वाज डिस्कवर्ड बाय कौन? ग्रिफ्थ। कोई दिक्कत है? 49 पर आ चुके हैं। द अनइक्विवोकल प्रूफ ऑफ डीएनए एज द जेनेटिक मटेरियल केम फ्रॉम द स्टडीज ऑन, किस पर किया था एक्सपेरिमेंट? तो पहला है बैक्टीरिया, वायरवाइड, फंगस, बैक्टीरियल वायरस। द अनइक्विवोकल प्रूफ ऑफ डीएनए एज द जेनेटिक मटेरियल केम फ्रॉम द स्टडीज ऑन, किस पर स्टडीज किया? किस पर? किस पर? किस पर? है ना, किस पर इन्फेक्ट करवाया था? बैक्टीरिया को ना इन्फेक्ट करवाया था, तो स्टडी किस पर हुआ? बैक्टीरियम पर, है कि नहीं? कोई दिक्कत है समझने में? और लास्ट क्वेश्चन है आपका 50, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट वाज फर्स्ट परफॉर्म्ड ऑन विच बैक्टीरिया? पहला है ई कोलाई, दूसरा है डिप्लोकोकस न्यूमोनिया, सी है सैल्मोनेला और डी है पेस्चुरेला पेस्टिस। तो क्या होगा आंसर? क्या होगा आंसर? बी, डिप्लोकोकस न्यूमोनिया या स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, ये इसका करेक्ट आंसर है। तो 50 क्वेश्चंस के सेट को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आपका ये 50 क्वेश्चंस का इंपॉर्टेंट सारा क्वेश्चन नीट का था। नेक्स्ट क्वेश्चंस का सीरीज हम लोग और आगे डिस्कस करेंगे। इसको एक बार देख लीजिएगा, कहीं पर कोई डाउट होगा तो बता दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।